आज के इस विशेष गहन अध्ययन में एक ऐसे वैचारिक सफर की शुरुआत हो रही है जहां हम दुनिया के कुछ सबसे जटिल और आपस में उलझे हुए विषयों की परतों को खोलेंगे। और सच कहूं तो आज के स्रोतों का ये जो पुलिंदा हमारे पास है ना, ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले या ज्ञान के भूखे व्यक्ति के लिए एक खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और विज्ञान, इन सभी के सबसे मुश्किल विषयों को उनकी ऐतिहासिक जड़ों के साथ जोड़कर डिकोड करना। हाँ, क्योंकि अगर हम इन सभी विषयों को एक पूर्ण लेबल वाले आरेख या डायग्राम की तरह देखें, तो समझ में आता है कि राजस्थान की राजनीति से लेकर प्रशांत महासागर के तापमान तक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और ज्ञान का असली मतलब सिर्फ कुछ तथ्यों को रट लेना तो नहीं है। असली बात तो ये समझना है कि क्यों और कैसे कोई घटना घट रही है। एकदम सही। और आज हम इसी लाइन टू लाइन समझ पर जोर देने वाले हैं, ताकि सुनने वालों के दिमाग में हर कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। स्रोतों से हमारी पहली खबर राजस्थान के शासन और राजनीति से आ रही है। हाँ, जहाँ राज्य कैबिनेट ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय यानी जो यूएलबी चुनाव होते हैं, उनके लिए 2 बच्चों वाले नियम को हटाने को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है और इस बदलाव को ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़े बिना समझना मुश्किल होगा। देखिए, अगर हम 90 के दशक में वापस जाएं, जब भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी। बिल्कुल, ये नियम मूल रूप से उसी दौरान लागू किया गया था। उस वक्त जनसांख्यिकीय नियंत्रण या पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, तो इसका उद्देश्य ये था कि अगर जनप्रतिनिधि छोटे परिवार का नियम अपनाएंगे तो समाज में एक संदेश जाएगा। सही। लेकिन अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन के लिए बिल लाए जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी विश्लेषक के मन में आएगा वो ये कि ये बदलाव आखिर अब क्यों हो रहा है। इसका जवाब डेटा में छिपा है। अगर हम अपने दिमाग में एक ग्राफ बनाएं, तो हम देखेंगे कि राजस्थान का टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर अब तेजी से नीचे आ गया है। ये अब गिरकर 2.0 पर आ गया है ना? जी। और जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो 2.1 होता है। मतलब अब जनसंख्या वृद्धि दर पहले ही स्थिर होने के करीब पहुंच चुकी है। तो इसलिए सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में ये नियम अब पुराना या कहें कि आउटडेटेड हो चुका है। बिल्कुल। जब डेटा ही बदल गया है तो नीतियां भी उसी हिसाब से बदलनी चाहिए। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे इंसान का व्यवहार राजनीति को बदलता है। खैर, अब राजनीति से सीधे प्रकृति की ओर चलते हैं। हाँ, 2023 की भयंकर गर्मी का रहस्य, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। स्रोतों में नेचर जियोसाइंस की एक नई स्टडी का हवाला दिया गया है और ये स्टडी कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने रखती है। यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि ये पूरी घटना पृथ्वी के ऊर्जा असंतुलन या एनर्जी इम्बैलेंस से जुड़ी है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मतलब पृथ्वी को सूरज से जितनी ऊर्जा मिलती है और जितनी वो वापस स्पेस में भेजती है, उसके बीच का अंतर। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ये ऊर्जा बाहर नहीं जा पा रही है। और यहीं पर ट्रिपल डिप ला नीना का खेल शुरू होता है। लगातार 3 साल तक रहने वाला ला नीना। इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी एक ऐसा शरीर है जिसे बुखार है। तो ला नीना के दौरान होता यह है कि सतह ठंडी रहती है। ये एक ठंडी पट्टी की तरह काम करता है। जो गर्म पानी है वो समुद्र के नीचे गहराइयों में चला जाता है। मतलब गर्मी खत्म नहीं होती, बस छिप जाती है। बिल्कुल। और जब वो ला नीना का चक्र टूटता है और एल नीनो वापस आता है तो वो सारी जमा हुई गर्मी अचानक बाहर निकलती है, एक झटके में। और इसी वजह से वैश्विक तापमान में भयंकर उछाल देखने को मिला। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। और इसका असर इतना गहरा है कि NOAA यानी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन अब एल नीनो और ला नीना की अपनी परिभाषा के मानकों को ही बदल रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जो सामान्य तापमान था, जो बेसलाइन थी, वही अब पहले से ज्यादा गर्म हो चुकी है। सही कहा। जब हमारे मानक ही बदलने पड़ जाए तो ये खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। और इसी जलवायु के खतरे से निपटने के लिए दुनिया सौर ऊर्जा की बात करती है। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था का एक नया पेंच आ जाता है। भारत अमेरिका सोलर टैरिफ विवाद। हाँ, स्रोतों के अनुसार
अमेरिका का वाणिज्य विभाग मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड और वारी एनर्जीज जैसी भारतीय सोलर कंपनियों की जांच कर रहा है। यहाँ पर जो लोग इसे समझ रहे हैं उनके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी एडीडी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी यानी सीवीडी के बीच का तकनीकी अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो सीवीडी या पूरक शुल्क क्या होता है? ये तब लगाया जाता है जब कोई देश अपने निर्यातकों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे दूसरे देश के स्थानीय बाजार को नुकसान पहुंचता है ना? बिल्कुल। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत इसकी अनुमति भी है। लेकिन इस पूरे मुद्दे का ऐतिहासिक और कूटनीतिक संदर्भ बहुत दिलचस्प है। ये सीवीडी ट्रंप प्रशासन के दौरान शुरू की गई थी। हाँ, और ये 3.14% से लेके 293.08% तक प्रस्तावित थी, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। और विडंबना देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका ने कुछ अन्य टैरिफ कम करने पर सहमति भी जताई थी। इतना ही नहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के कुछ पुराने टैरिफ को असंवैधानिक भी करार दिया था। यहाँ हम किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बस तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। कैसे एक तरफ पर्यावरण बचाने के लिए सोलर ऊर्जा चाहिए और दूसरी तरफ व्यापारिक हित टकरा रहे हैं। और ऐसे ही आर्थिक और पर्यावरणीय टकराव हमें अपने देश के भीतर भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब परिवहन और कार्बन उत्सर्जन पर आते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ अप्रैल 2027 से लागू होने वाले कैफे 3 नियमों के ड्राफ्ट की समीक्षा कर रहा है। कैफे, जिसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। इसे लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करें तो ये नियम किसी एक गाड़ी पर लागू नहीं होता है। सही, ये ऑटोमेकर के पूरे फ्लीट या उनकी सभी गाड़ियों के औसत पर लागू होता है। तो फिर इसमें विवाद क्यों हो रहा है? विवाद का मुख्य कारण ये है कि पुराने ड्राफ्ट में छोटी कारों को 25 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर की छूट दी गई थी, और अब संशोधित ड्राफ्ट में वो छूट हटा दी गई है। हाँ, और यहीं पर एक तकनीकी शब्द आता है, एमिशन स्लोप। अगर हम इसे एक ग्राफ पर विजुअलाइज करें तो ये कैसा दिखेगा? इसे ऐसे समझें कि जैसे जैसे गाड़ी का वजन बढ़ता है वैसे वैसे उत्सर्जन की सीमा कैसे बढ़ती है, ये स्लोप वही दर्शाता है। तो इस बदलाव से छोटे वाहन बनाने वाली कंपनियों और भारी वाहन बनाने वाली कंपनियों के बीच मतभेद पैदा हो गया है। बिल्कुल। छोटी कार बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं कि उनकी लागत बहुत बढ़ जाएगी, और भारी वाहन बनाने वाले कह रहे हैं कि अब नियम सबके लिए बराबर है। ये वास्तव में भारत के जलवायु लक्ष्यों और उद्योग की व्यावसायिक चिंताओं के बीच एक रस्साकशी है। सही कहा। और जब हम उत्सर्जन की बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही हवा में है उसका क्या करें? विज्ञान और तकनीकी के नजरिए से देखें तो स्रोतों में 2 महत्वपूर्ण शब्दों का जिक्र है, CCU और CCS, कार्बन को कचरे से खजाने में बदलना। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही बुनियादी है। CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये सिर्फ कचरे को स्थायी रूप से जमीन के नीचे छुपाने या स्टोर करने जैसा है। मतलब समस्या को बस नजरों से दूर कर देना। हाँ, लेकिन CCU यानी कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी या वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जहां हम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे वापस उपयोगी उत्पादों में बदल देते हैं। बिल्कुल। जैसे कि सिंथेटिक ईंधन, रसायन या पॉलीमर बनाना। और भारत के लिए तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है, हाँ। क्योंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक हैं। और हमारी समस्या ये है कि हमारे पास सीमेंट और स्टील जैसे उद्योग हैं जिन्हें हार्ड टू अबेट सेक्टर कहा जाता है। हाँ, जहाँ उत्सर्जन कम करना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ रासायनिक प्रक्रियाओं से ही कार्बन निकलता है। सही कहा। लेकिन कुछ बेहतरीन उदाहरण भी सामने आ रहे हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट्स और IIT का पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, और ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स का वो प्रोजेक्ट भी है जो बायोगैस प्लांट से निकलने वाली गैस को बायो अल्कोहल में बदल रहा है। अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखें तो यूरोपीय संघ की वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की नीतियां भी इसी दिशा में हैं। और अमेरिका या UAE के प्रोजेक्ट्स जैसे अल रियादा, वो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है लागत का। यह प्रक्रिया अभी भी काफी महंगी है। फिर कार्बन को ले जाने के लिए पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा भी हमारे पास नहीं है। और बाजार में इस नई तकनीक से बने उत्पादों को लेकर अनिश्चितता भी है। इसलिए जरूरी है कि इसे ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ जोड़ा जाए। अगर सरकार खुद ऐसे उत्पादों को खरीदेगी तो बाजार में मांग पैदा होगी। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये सभी विषय एक साथ जुड़ते हैं। राजनीति के नियम
कैसे जनसांख्यिकी के आधार पर बदलते हैं। महासागर कैसे हमारी ऊर्जा और गर्मी को सोखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे जलवायु की नीतियों से टकराता है। और कैसे विज्ञान हमारी जलवायु समस्या को एक आर्थिक अवसर में बदल सकता है। अगर हम इसे थोड़े और बड़े परिदृश्य से जुड़ें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? यदि विज्ञान हमारी सदी की सबसे बड़ी समस्या यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे मूल्यवान आर्थिक संसाधन जैसे कि ईंधन और रसायनों में बदल सकता है, तो क्या दुनिया के अन्य बड़े संकट सिर्फ हमारे नजरिए के बदलने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हर कचरा वास्तव में एक छिपा हुआ खजाना है? ये यकीनन एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समस्या शायद चीजों में नहीं बल्कि हमारे देखने के तरीके में है। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन का अंत करते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए सभी जिज्ञासु मनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए दृष्टिकोणों के साथ हम तथ्यों की पड़ताल करते रहेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें और खुद चीजों को डिकोड करना जारी रखें।